नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कमर है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शंस। बहुत बराबर की फाइट है, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी तक क्लियर नहीं। अमेरिका के अंदर जैसा हम सब जानते हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन्हीं के बीच में मेन कंटेस्ट होता है। इंडिपेंडेंट जो भी कैंडिडेट होता है वो वहां तक नहीं पहुंचता फाइनली। एक लंबा प्रोसेस है, 1 साल लग जाता है इसमें पूरा। पहले प्राइमरीज होती हैं, पार्टी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, बहुत से कैंडिडेट लड़ते हैं, फिल्टर होते जाते हैं और फिर बाद में जिसके हर दोनों पार्टी का यही तरीका है, और नॉमिनेशन होता है और फिर वो लड़ता है इलेक्शन। ये कभी हम पहले बात कर चुके हैं इसके। अब ये है कि एक तरफ तो रिपब्लिकन पार्टी जो की कैंडिडेट कमला हैरिस है, और दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके कैंडिडेट जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। इन दोनों के बीच में पोल सर्वे जो है वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि बहुत जबरदस्त फाइट है, बहुत कम वोटों से डिसीजन होगा। दूसरी बात एक और तरफ ये है कि अमेरिका में पॉपुलर वोट भले किसी को ज्यादा मिले, इसके मतलब ये नहीं कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। इलेक्शन वही जीतता है जिसको इलेक्टोरल वोट मिलते हैं, यानी आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं डालते, बल्कि इलेक्ट जो पार्टी के की तरफ से जो लोग होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग इलेक्टोरल वोट होते हैं, वो इलेक्टोरल वोट डिसाइड करते हैं। जिसके ज्यादा होते हैं वो जीत जाता है। पिछले दफे जब ट्रम्प साहब इलेक्शन जीते हैं तो उनसे ज्यादा वोट, पॉपुलर वोट जो थे लोगों के, वो हिलरी क्लिंटन को मिले थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट उनको ज्यादा मिले थे। इलेक्टोरल कॉलेज में जो बनता है उसके हिसाब से, और फिर वही जीत। इस दफे भी देखिए, अमेरिका में ज्यादातर इलेक्शन जो डिसाइड होता है वो नेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो वहां की जनता ये देखती है कितनी आप उसको जॉब दिला रहे हैं, कितनी प्राइसेस कम हो रही हैं, कितने लोगों को मकान मिल रहा है खरीदने के लायक है, सोशल लाइफ कैसी है, और उनका इंटरटेनमेंट कैसा है। ये सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये होता है कि मेडिकेयर यानी इंश्योरेंस, इस तरह के बहुत सी चीजें होती हैं जो उसको डिटरमिन करता है। इस दफे भी वैसे ही है, लेकिन कुछ दो एक इशू बहुत बड़े प्रोमिनेंट है। एक तो इकोनॉमी तो है ही, उसके साथ साथ जो है माइग्रेशन का इशू बहुत है। वहां पे बड़ी संख्या में लोग लैटिन अमेरिका से और दूसरे मुल्कों से वहां जा रहे हैं, और वहां पे हैं इलीगली। ट्रम्प कहते हैं हम सबको एक्सपेल करेंगे, निकालेंगे, और पिछले दफे भी जब वो आए थे सत्ता में तो उन्हीं ने बहुत सख्त कदम उठाए थे। यही नहीं बल्कि बच्चों को सेपरेट कर दिया था माओ से, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो करेंगे, मानेंगे नहीं। ऑलरेडी ये प्रोसेस ये गवर्नमेंट ने भी शुरू कर दिया है। भारतीय मूल के भी बहुत से लोग हैं, उनको भेजा गया है, जहाज से भेज रहे हैं। तो वो इसको एक्सेप्ट। दूसरी तरफ ये भी है कि माइग्रेशन की समस्या ये है कि बगैर माइग्रेंट वर्कर के वहां काम भी नहीं बनता। और ये लोग जो आते हैं, दो किस्म के माइग्रेंट हैं। एक वो हैं जो वहां जाते हैं वहीं सेटल हो जाते हैं, और दूसरे वो हैं जो सीजन में आते हैं, यानी जब फसल कटती है खेती में, लैटिनोस बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, वो काम करते हैं, फसल का काटना, फसल का लगाना, 3 महीने 4 महीने वहां रहते हैं, फिर उसके बाद इनकम जो होती है उससे लेके चले जाते हैं। ये सस्ते होते हैं, इसीलिए फार्म हाउसेज देते हैं, उनको प्रेफरेंस देती हैं। और दूसरी बात ये कि जो अमेरिकन सिटीजन है वो बहुत ज्यादा इन सब कामों में पड़ते भी नहीं, छोटे काम। उनकी यहाँ मिडिल क्लास सोसाइटी है जिसके अंदर ज्यादातर लोग ब्लू कलर वर्कर बड़ी संख्या में है, और उनकी भी सैलरी बहुत होती है। उनके पास 1-2 गाड़ियां, साल में एक बार बाहर घूमना, और फिर उसके अलावा ये है कि उनकी सेविंग्स वगैरह सब रहती है। लेकिन काफी समय 2008 से सिचुएशन वहां पे बदल गई है। एक तो पहली बात ये हुई है कि वहां से
ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो गई चाइना, भारत, वियतनाम इन सब जगहों पे और बहुत से देशों में लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हो गई है। तो क्योंकि सस्ता लेबर है यहाँ पे इसलिए वो बाहर से काम कराते हैं, कॉस्ट जो है उनको कम पड़ती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसके चलते हुए बड़ा टेंशन है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर बहुत टेंशन है। अब ये हो गया है कि जो ब्लू कॉलर था उसकी वेजेस बहुत कम हो गए हैं, जॉब्स सही नहीं मिलती, जॉब मिलती भी है तो वो कुछ दिनों के लिए मिली फिर नहीं मिली, और जॉब्स कर रहे हैं लोग, लॉन ठीक कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और हालात उनके पास न तो मेडिकेयर के लिए बहुत पैसा होता है, ना ही उनके पास इंश्योरेंस की प्रॉब्लम भी आ रही है, और उनको सोशल प्रॉब्लम भी आती है उनके साथ। इस तरह से उनके लिए बहुत सी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन बहरहाल ट्रम्प का कहना ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं ये ज्यादातर अच्छे लोग नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि ये इसमें ड्रग एडिक्ट हैं, मर्डरर हैं, और पता नहीं क्या-क्या लंबी-लंबी बातें कर रहे हैं। हालाँकि लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है, भले कुछ लोग हों, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो कुछ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग नौकरी के लिए आ रहे हैं क्योंकि उनके देश में हालात बहुत बिगड़ गए हैं, और ये पैदल चल के कई-कई मुल्क क्रॉस करके ये मेक्सिको से फिर आते हैं। बच्चों के साथ आ रहे हैं, बहुत बुरी दयनीय कंडीशन। और वो ये ब्लेम करते हैं कि उनकी जो बुरी हालत हुई उसमें अमेरिका की भी ज़िम्मेदारी है, अमेरिका ने उन देशों को अपना बैकवाटर की तरह ट्रीट किया है, और उनको डेवलप नहीं होने दिया है ज़्यादा। ये उनकी शिकायत है, इसलिए वो कहते हैं यहाँ पे आने से उनकी लाइफ सुधर जाएगी क्योंकि सबसे डेवलप नेशन है दुनिया का, इसलिए वो ये सोच के चल रहे हैं। रास्ते में बहुत से लोग मर भी गए हैं इस सोच में। अब ये है कि इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं हैं। हालाँकि वो इकोनॉमी जो है पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बूम की, आगे बढ़ी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आया है, अंदर का भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होता है, वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के कम होने की वजह से वो लोन बड़े होते हैं, लोन लेते हैं और फिर उससे कारोबार जैसे सब जगह। अब लेकिन लोगों का कहना ये है कि उनकी लाइफ में कोई फ़र्क आया नहीं। महँगाई उनको वैसे ही दिख रही है, आमदनी उनकी बढ़ नहीं पा रही है ज़्यादा, और जो समस्याएँ हैं जिनका हमने पहले से ज़िक्र किया, वैसे ही बनी भी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हालाँकि 4% है, अंडर एम्प्लॉयमेंट काफ़ी, और अ इंटरेस्ट रेट कम तो ज़रूर हुआ, उसका फ़ायदा इन लोगों का कहना ये है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो बहुत सुपर रिच हैं या रिच हैं, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आम जनता को उसका अभी फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा। और ये भी है, दूसरी तरफ शेयर मार्केट भी उनका काफ़ी ऊपर गया, इस बीच में हमने देखा, उससे भी लोगों ने काफ़ी फ़ायदा बनाया, लेकिन शेयर मार्केट में तो कम ही लोग इन्वेस्ट करते हैं। और वो ये कहते हैं कि खाने की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, जिससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और वही चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर इन सब चीज़ों की समस्या बनी हुई है। अब ये भी है कि अ, और कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं नज़र आती कि आने वाले समय में ये कीमतें कम होती हुई नज़र आती हैं नियर फ्यूचर। अब अ, ये है कि दोनों प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी बिल्कुल ठीक कर देंगे, रेल पे आ जाएगी, सारी समस्याएँ हल हो जाएँगी, इलेक्शन से पहले जैसी बातें होती हैं वो सब दोनों कैंडिडेट। कौन जीतेगा इसका पता नहीं। अमेरिका में जो पॉलिसी है उसमें तो कोई बदलाव आता नहीं, कोई भी जीते। फॉरेन पॉलिसी में बहुत कम बदलाव आता है, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके थोड़े-से चेंजेज़ आते हैं। पॉलिसी जो उनकी बनती है ज़्यादातर उसमें बाइपार्टिज़न होती है, यानी दोनों पार्टियों का शामिल रहती हैं। नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसी के तहत काम करते हैं जो भी हो। फ़र्क इतना है कि जब रिपब्लिकन जीतते हैं, तो वो चाइना पे ज़्यादा सख्ती करते हैं, रशिया के साथ थोड़ा-सा इम्प्रूव करते हैं रिलेशन, और जब डेमोक्रेट आते हैं, तो वो रशिया के साथ हम देख रहे हैं, उनके संबंध बुरे होते हैं।
क्या अब ये देखना है जो है वो ये बार-बार कह रहे हैं कि अगर वो जीतेंगे तो यूक्रेन वॉर को सेटल कर देंगे। नहीं लगता कि आसानी से वो सेटल हो। यूरोप का इंटरेस्ट है और अमेरिका के में भी बहुत से लॉबीज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि ये वॉर चलती रहे, रशिया का कंटेनमेंट मस्ट है, रशिया में पुतिन की रिजीम को हटना चाहिए। रशिया बहुत बड़ा है, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं उसका विभाजन होना चाहिए और प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहां पर बननी चाहिए। इस तरह के अलग अलग विचार हैं वहाँ के, जो इंटरेस्ट ग्रुप है उनके। क्या ये संभव है? ये तो समय बताएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में जो यूक्रेन की हालत है वो बर्बाद है। ये है कि आपके वहाँ जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की पूरी तरीके से पश्चिमी देशों के ट्रम्प का कहना ये भी है कि काफी पैसा दिया जाता है इनको, इस पैसे की जरूरत है मुल्क के अंदर या मुल्क के अंदर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत पुराना हो गया है उसको ठीक। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प का कहना यह है कि वो सत्ता में आएंगे तो पूरी मदद इसराइल की करेंगे और इसराइल के जो इंटरेस्ट है उनको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। ईरान से सख्ती से निपटेंगे। अगर अगर इसराइल अटैक करता है तो वो जरूर उसकी पूरी मदद करेंगे। वो भी हो सकता है कि वो भी अमेरिका भी ज्वाइन करे। अमेरिका ने पूरी डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा फर्क जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कमला हैरिस के आ जाने से भी नहीं पड़ेगा। हालांकि एक जनरल वहां पे डिवीजन नजर आता है अमेरिका के अंदर। कुछ लोग कहना यह है कि ईरान काफी स्ट्रांग है, तेल की सप्लाई ये डिस्टर्ब कर सकता है, उससे ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा और अमेरिकन इकोनॉमी और बहुत से बिजनेसमैन भी नहीं चाहते कि युद्ध फैले। लेकिन यह है कि दूसरी तरफ ये भी ग्रुप है, वो इनका मानना यह है कि ईरान का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, ईरान के साथ साथ रशिया और चाइना भी वहां पे आ रहे हैं पश्चिम एशिया में, ये उनको मंजूर नहीं है। इसी के ये पूरा क्षेत्र जो है तेल का, जहाँ पे गैस तेल इन सबके बड़े भंडार पाए जाते हैं, खासतौर से पर्शियन गल्फ का, ये उसको मानते हैं कि ये अमेरिका का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और अमेरिका वहाँ के देशों को, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन सबको हिफाजत यानी सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से है। कमला हैरिस का ये है कि वो ये बात जरूर करती हैं कि अमन शांति की पीस प्रपोजल, लेकिन ये भी साथ में कहा जाता है कि इजराइल का अल्टीमेट डिसीजन इजराइल का होगा। इजराइल को हक है पूरा अपने को डिफेंड करने का। ये नहीं देखती कि दूसरे को भी ये हक मिलना चाहिए, राइट्स होना चाहिए। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे ज्यादा जोर नहीं देते। टू स्टेट सोल्यूशन की दोनों बात करते हैं, ये भी बात करती हैं, मगर उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालता अमेरिका, चाहे जो भी पावर में हो, रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट। इस तरह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। हाँ, ये है कि अगर जो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे ट्रम्प जीतते हैं तो उनका एम्फेसिस सेंट्रल वेस्ट एशिया के ऊपर होगा, ईरान को कंटेन करना। सेंट्रल एशिया है जो जहाँ पे तेल के बड़े भंडार पाए जाते हैं, उनको वाया ईरान वहां से पाइपलाइन गैस ये सब लाना और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट वहां पे बढ़ाना और रशिया के इन्फ्लुएंस को सेंट्रल एशिया में कम करना, ये नीति होगी। हालांकि दोनों की नीति यही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यह है कि इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा फर्क दिखा। दूसरी तरफ ये भी बात है कि अमेरिका में इस समय बहुत टनल सिचुएशन, बहुत और राइट ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आते हैं। जो सोसाइटी बिल्कुल डिवाइडेड। एक तरफ तो वो लोग हैं जो लिबरल्स हैं, वो बात कर रहे हैं कि भाई उनको डर भी लग रहा है कि ट्रम्प और ये जीतते हैं तो बड़ी समस्या है। दूसरी फार राइट एक्सट्रीमिस्ट, इवन मिलिटेंट ग्रुप जो है वो सब ट्रम्प के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि जो लिबरल्स हैं उनका कहना ये है कि अमेरिकन वैल्यूज, अमेरिकन वो खतरे में है।
ये सब इसलिए हो रहा है कि इकोनॉमिक में क्राइसिस है, क्योंकि इकोनॉमी में $35 ट्रिलियन का उधार है और ये उधार हर साल बढ़ता है, जो अनकंट्रोलेबल मैनेजेबल हो गया है। दूसरी तरफ ये भी है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। मैंने जैसा बताया, ब्रिक्स का गठन होने जा रहा है। अमेरिका की जो यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग है, यानी स्वयं डिसीजन लेने की जो लेते हैं, वो एक्सेप्टेड नहीं है। और दूसरी बात ये कि देखिए, अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी, और आने वाले समय में भी रहेगा। मगर दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो डेवलपिंग नेशन थे, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चाइना, रशिया, जो ये संपन्न देश हैं, ये दोनों बड़ी पावर भी हैं काफी सिक्योरिटी काउंसिल के, ये लोग जो हैं ये सऊदी अरेबिया, ईरान, ये एक काफी संपन्न हो चुके हैं और काफी इनकी इकोनॉमी भी बहुत डेवलप हो चुकी है, और इनका मानना ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना है। ये एक धुरी वाला वर्ग जो है, यानी अमेरिका अकेला सुपर पावर, अब का दौर खत्म हो गया है। अमेरिका इस बात को मानने पे वो बाई फोर्स या जैसे भी हो, वो अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं, अपना वर्चस्व जो उनका दुनिया में है उसको बनाए रखना है। उनका मानना ये है कि ये सेंचुरी जो है अमेरिकन सेंचुरी है, और इसमें उन्हीं का दबदबा रहेगा, वो किसी दूसरी पावर को नहीं, यानी चाइना, रशिया या इंडिया अगर उनके खिलाफ जाता है तो उसको भी। इसीलिए सैंक्शंस, रिजीम चेंज इनकी पॉलिसी है। एक तरफ तो रशिया घिरा हुआ है वहां पे यूक्रेन के साथ, और तो दूसरी तरफ ये है कि हम देख रहे हैं कि इधर भी चाइना को भी घेरा जा रहा है चारों तरफ। अब ये बड़ी नाजुक स्थिति होती है। उसका कारण ये है कि ये बड़ी पावर्स अपनी हार या अपने को कमजोर मानते नहीं, क्योंकि इनके पास शक्ति अथाह है, वीपन्स बनाए हैं, डेवलप किए हैं। उनकी कोशिश होती है कि युद्ध के माध्यम से भी अपने मसलों को हल करना, जैसा कि हम देख रहे हैं हो रहा है इस समय। ईरान का कोई खतरा डायरेक्ट नजर नहीं आता अमेरिका को, लेकिन ये है कि उसको एक बड़ा खतरा बना दिया गया है इसराइल, क्योंकि इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को ईरान चैलेंज कर रहा था, इसलिए उसको टारगेट किया। ये है कि ये डर ये लगा रहता है कि कहीं मेजर वॉर ना, जिसका एक बहुत से जो हैं या बैंकर्स ने का मानना ये है कि थर्ड वर्ल्ड शुरू हो चुकी है, बढ़ सकती है, बढ़ने की चांस ये लिमिटेड है, ये फैल भी सकती है, यानी चाइना, ईरान ये टारगेट बन सकती है और पूरा क्षेत्र उससे फैल। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये भी है कि ब्रिक्स एक रियलिटी बन गई है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ एक चीज ये भी है कि प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति थे ट्रम्प, उन्हीं ने कहा है कि वो इलेक्शन रिजल्ट तभी मानेंगे जब वो उनकी जीत होगी। अगर वो हारते हैं तो उस रिजल्ट को नहीं मानेंगे। तो लगता ये है कहीं ऐसा ना हो कि काउंटिंग खत्म होने के बाद, अभी कुछ घंटों के बाद ही वो डिक्लेयर कर दें अपने को प्रेसिडेंट, और अगर नहीं जीतते तो वायलेंस का डर है। इसी को उनके साथ हम देख चुके हैं एक बार कैपिटल हिल पे जिस तरह से हुआ था, जब वो स्वयं राष्ट्रपति थे वहां के, उस तरह की बातें हो चुकी हैं। उनका जो ग्रुप्स है उसमें बहुत फार राइट ग्रुप्स वगैरह हैं, उनमें टॉलरेंट लेवल बहुत कम है, तो ये एक खतरा बना हुआ है वहां। अब किस तरीके से वो किया जाता है, ये ब्लैक वोटर्स भी हैं, उनकी भी अलग डिमांड है, वो भी दोनों से बहुत खुश नजर नहीं आते। एक बड़ा सेक्शन जो है इंडियन वोटर्स भी हैं बड़ी संख्या में, इनकी काफी वैल्यू है, देखिए इंडियन जो है वोटर्स वो काफी रिच पावरफुल कम्युनिटी है वहाँ के ऊपर। फिर उसके अलावा लैटिनो वोटर्स हैं, उनमें भी डिवीजन नजर आता है, और अरब वोटर्स हैं, इस तरह से बहुत से ग्रुप हैं
जो बटे हुए हैं वहाँ पे इस समय। कहा जाता है जो 6 बैटल जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, जो इश्यूज़ देख के डिसाइड करती हैं, जिनका पहले से तय नहीं रहता, वहाँ पे कौन जीतेगा ये। कुछ पोल्स का कहना ये है कि ट्रंप उसमें आ गए हैं, जहाँ पे ये 6 वोट, जहाँ पे ये जिस तरफ झुकेंगी, उस वही इलेक्शन होगी। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी एक नया पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आएंगे। इंडिया और अमेरिकन पॉलिसी पे हम एक अलग से बनाएंगे वीडियो बाद में। हम आपके आभारी हैं, अपने समय निकाल के देखें इसको। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।